संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। आज पहले स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ पर पूरी दुनिया नजर बनाए हुए। इस बार महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। क्या कुछ हो रहा है, एक बार दिखाते हैं। आज से प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा पर सुबह 5 बजे पहले शाही स्नान के साथ प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 35 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। आज पहले दिन 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 जनवरी यानी कि आज है। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी को वसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर। आखिरी और छठा शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। देश के हर हिस्से से श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने के लिए 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। और प्रयागराज महाकुंभ पर उत्तर प्रदेश में सियासत भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि कुछ लोग पाप धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं। तो वहीं बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि अखिलेश का बयान आस्था का अपमान है। प्रयागराज में साधु संतों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। आस्था का मेला लगा हुआ है। इस आस्था पर सियासत भी लगातार हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पुण्य और दान के लिए गंगा स्नान करने जाएंगे। कुछ लोग पाप धोने के लिए ऐसा करते हैं। मैं हमेशा गया हूँ और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान। कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। अखिलेश के तंज का जवाब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दिया। उमा भारती ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान आस्था का अपमान है। के लिए तो मनुष्य अपने घर में बैठ करके भी प्रायश्चित कर ले तो पर्याप्त होता है। इसलिए जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो भगवान की भक्ति का अमृत प्राप्त करने के लिए, आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है जिसको लोग भुगत रहे हैं। और 60 सेकंड न्यूज में अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर को विकास की बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करेंगे। ये टनल कश्मीर को नई रफ्तार देने के साथ ही पर्यटन भी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गांदरबल जिले के गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ने वाली जेड मोड़ टनल का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी तकरीबन 11:45 पर सोनमर्ग पहुंचेंगे। उसके बाद उद्घाटन समारोह होगा। समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सुरंग लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। टनल के जरिए लद्दाख तक सुरक्षित और निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होगी। लद्दाख कारगिल के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसा पल जिसका बड़े लंबे अरसे से इंतजार था, वो स्वप्न पूरा होने जा रहा है। गांदरबल और सोनमर्ग को जोड़ने वाली ये सुरंग 12 किलोमीटर लंबी है। सुरंग के निर्माण पर 2,700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जितने ज्यादा टूरिस्ट आए उतना ज्यादा लोग कमाते हैं, तो इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ थोड़ा सा गुलमर्ग के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और वजीर आजम साहब आएंगे तो दोपहर से उस काम में लगेंगे। और 60 सेकंड न्यूज में अब खबर दिल्ली से। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगी। आतिशी के नामांकन में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज वहां मौजूद होंगे। नामांकन से पहले आतिशी ने चुनाव खर्च के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की और तकरीबन 17 लाख रुपए जुटाने के बाद उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा जो लक्ष्य है वो बाकी है। लगातार दूसरी बार कालकाजी सीट जीतने के लिए आतिशी आज नामांकन करेंगी। नामांकन से पहले आतिशी कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद गिरिनगर गुरुद्वार से उनकी नामांकन रैली शुरू होगी। कालका माई का आशीर्वाद लूंगी। उसके बाद गिरिनगर गुरुद्वारे से शुरू करके हमारी नॉमिनेशन की रैली की शुरुआत होगी। अपना नामांकन फाइल करेंगे। नामांकन से पहले रविवार को आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए
क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया। आतिशी ने लोगों से चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की मांग की। आम कार्यकर्ता आम आदमी के चंदे से चुनाव लड़ते हैं, हमको लोगों से चंदा मांगना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। तो आतिशी जी ने उसी के लिए अपील की। ईमानदार राजनीति करनी है तो अपनी मेहनत की ईमानदार की कमाई से करो ना। लोगों के पैसों पे इस तरह का चंदा मांग के तो जो किया है 10 साल से भ्रष्टाचार, शराब नीति देखी है लोगों ने। क्राउड फंडिंग करूंगी, ये बताता है इनकी दुर्गति, ये बताता है कि जनता से कितना कट चुके हैं, और ये बताता है कि ये इस वक्त पराजित होने जा रहे हैं। और 7 सेकंड न्यूज में अब खबर कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज दिल्ली के दंगल में सियासी एंट्री हो रही है। आज राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सीलमपुर में प्रचार करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में राहुल गांधी की ये पहली रैली होने जा रही है। मुस्लिम बहुल सीलमपुर सीट से आज राहुल गांधी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सीलमपुर में आज राहुल गांधी जय बापू, जय भीम, जय संविधान सभा करेंगे। नाम से ही साफ है कि रैली में राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर निजी हमले नहीं करेगी। सीलमपुर दिल्ली का मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ तकरीबन 65% मुस्लिम वोटर्स हैं। 3 बार कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। सीलमपुर सीट से 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से आए मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान को टिकट दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी सीलमपुर ही जा सकते हैं, या फिर जाफराबाद जा सकते हैं, या फिर शाहीन बाग जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी गति नहीं है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक कंपटीशन चल रहा है। उनको दिल्ली के बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी की रैली से एक दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी का ऐलान किया। कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी में युवाओं को आर्थिक मदद, साथ ही प्रशिक्षण देने की बात कही है। कांग्रेस ने चल दिया है सबसे बड़ा दाव, क्या युवा जिताएंगे चुनाव। दिल्ली में सचिन पायलट के साथ दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे और कर दिया तीसरी गारंटी का ऐलान, जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक 8,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण भी दिए जाने की बात कही गई है। कांग्रेस इस ऐलान को चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक मान रही है। उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सके। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपए प्रति माह उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने वाली इस गारंटी का ऐलान राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती के मौके पर किया। इससे पहले कांग्रेस दिल्ली में प्यारी दीदी योजना, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह और हर नागरिक के लिए 25 लाख के मुफ्त इलाज के जीवन रक्षा योजना की घोषणा कर चुकी है। 7 सेकंड न्यूज में अब बारी बीजेपी से जुड़ी तमाम खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट भी जारी की है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है। करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से यहां टिकट दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी अब तक 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। टिकट कटता है तो दिल किस कदर टूटता है, ये तस्वीर उसी की निशानी है। करावल नगर से टिकट कटने पर बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने आंसू तो जैसे तैसे रोक लिए, लेकिन गुस्सा नहीं रोक पाए। बोले, बागी हो जाऊंगा। करावल नगर 17 तारीख से पहले 15 या 16 में मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। मोहन सिंह बिष्ट के गुस्से की खबर बीजेपी को भी थी, इसलिए रविवार रात 9:56 पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। तब तक मोहन सिंह बिष्ट का गुस्सा भी पिघल चुका था। अब नाराज होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। वो मुस्तफाबाद सीट है, ये मेरी सीट थी। 2008 से पहले मैं यहाँ का 10 साल का एमएलए था। 10 साल तक मैं यहाँ भी रहा और अब मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है। अब मैं इस सीट को निकाल के दिखाऊंगा, यहीं से लड़ूंगा, ये मेरा कहना। बीजेपी ने करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को उम्मीदवार घोषित किया है। तो दिल्ली में बीजेपी ने अभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 2 सीटें अपनी सहयोगी पार्टियों को दे सकती है। बाकी 9 सीटों पर बीजेपी बड़े चेहरे को मैदान में उतार सकती है।
3 लिस्ट में बीजेपी दिल्ली में 59 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब 11 उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बुराड़ी सीट जेडीयू को दे सकती है। संगम विहार सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जा सकती है। बाकी 9 सीटों पर बीजेपी बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मीनाक्षी लेखी को उतार सकती है। बाबरपुर सीट पर प्रत्याशी गोपाल राय के खिलाफ दिग्गज चेहरा उतारा जा सकता है। गोकुलपुरी सीट पर जाटव उम्मीदवार की तलाश है। शाहदरा सीट पर बड़े वैश्य चेहरे को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। दिल्ली कैंट से बीजेपी फिर मनीष सिंह पर दाव लगा सकती है। बवाना, त्रिलोकपुरी, देवली और वजीरपुर सीट पर भी बीजेपी बड़े चेहरों को मैदान में उतार सकती है। भ्रष्टाचार के प्रतीक केजरीवाल को भगाना है। शीश महल जिन्होंने बनाया और वही आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट की मांग को लेकर के एनडीए के सहयोगी दलों में खींचतान तो हमें पता था, लेकिन अब उसमें क्या कुछ हो रहा है वो बता दें। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। जयंत चौधरी की आरएलडी भी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में अब नजर आ रही है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक बताने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवार उतार दिए। आठवले 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। 15 सीटों का ऐलान कल दिल्ली में किया है और हम कुछ सीटों पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और बाकी 50 सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। बीजेपी की परेशानी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी बढ़ा रखी है। आरएलडी नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उन्हें सीट नहीं दी तो वो 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ेगा और 100% लड़ेगा। वो किससे मिलकर लड़ेगा ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हर पार्टी को फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस एनडीए में शामिल पार्टियों के चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी की साजिश देख रही है। यानी बीजेपी को न आए तो आम आदमी पार्टी को न आ जाए, मेरा ख्याल है यही स्ट्रेटजी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। गृह मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से 8 फरवरी को जश्न मनाने की तैयारी करने को भी कह दिया। अमित शाह के इस बयान को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का अहंकार बताया है। गृह मंत्री शिरडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच थे, लेकिन उनका ध्यान दिल्ली विधानसभा चुनाव पर था। रैली में अमित शाह ने कहा कि 2025 की शुरुआत बीजेपी दिल्ली में जीत के साथ करेगी। तारीख को पटाखे तैयार रखना, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 24 का अंत करने का काम महाराष्ट्र भाजपा ने किया और 25 के विजय की शुरुआत दिल्ली भाजपा करने वाली है। गृह मंत्री के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। आप नेताओं ने कहा कि बीजेपी सिंगल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाएगी। अमित शाह का बयान बीजेपी के अहंकार को दर्शाता है। उन्होंने 2015 में भी यही कहा था, उसके बाद 2020 में भी यही कहा था, लेकिन कभी भी सिंगल डिजिट से बाहर नहीं निकल पाए। तो उनका अहंकार दर्शाता है। एक डेमोक्रेसी में सिर्फ जनता डिसाइड करती है कि कौन जीत रहा है, कितनी सीटों से जीत रहा है। दिल्ली की जनता ने हमेशा अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया है। और 60 सेकंड न्यूज में अब बारी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में झुग्गी वाले सियासत में अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल आमने सामने आते नजर आ रहे। शकरपुर बस्ती झुग्गी तोड़ने के केजरीवाल के आरोपों को उपराज्यपाल ने झूठा बता दिया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की थी। जवाब में रविवार को अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों में पहुंचे थे। यहाँ केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर उस जमीन के उन्होंने टेंडर कर दिए और 27 दिसंबर को एलजी साहब ने यहाँ का लैंड यूज चेंज कर दिया। ये बीजेपी वाले आ गए, अब देख लो आपने क्या करना है इनका। अरविंद केजरीवाल के आरोपों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने झूठा बताया। उपराज्यपाल ने कहा कि डीडीए ने न तो इस बस्ती का लैंड यूज बदला है और न ही डीडीए ने कोई बेदखली या तोड़फोड़ का नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको मेरी सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें। नॉर्दर्न रेलवे ने भी केजरीवाल के आरोपों को झूठा बताया।
रेलवे ने कहा कि झुग्गी बस्ती को लेकर रेलवे ने कोई टेंडर नहीं निकाला है। और दिल्ली में ही वोटर लिस्ट को लेकर के चल रहे विवाद के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटर और आधार कार्ड बनवाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने ये आरोप दिल्ली पुलिस की तरफ से आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद उनके ऊपर लगाया है। रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए दूसरा नोटिस भेजा। महेंद्र गोयल पर दस्तावेज बनाने में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने का आरोप है। सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है और कानून का सम्मान करते हैं। कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई नोटिस आएगा उसका जवाब। आप विधायक को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिलने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर घुसपैठियों के वोट बनवाने का आरोप लगाया। केजरीवाल साहब से ये उम्मीद नहीं है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो अपने विधायक और उनके स्टाफ को कहें कि तुरंत वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का मुंह बीजेपी की ओर भी मोड़ दिया। आपने कहा कि घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार जवाब दे। अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर बॉर्डर्स की सिक्योरिटी नहीं कर पाए हैं और देश में हर जगह रोहिंग्या बसे। और गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के विपक्षी इंडिया गठबंधन पर बड़ा अटैक किया है। शाह ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। गृहमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक इंडिया गठबंधन में टूट की खबर है। शिरडी में महाराष्ट्र बीजेपी के महाविजय अभियान 3.0 की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं। पूरा इंडी अलायंस एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अकेले नगर निगम चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। इसलिए विपक्षी गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है। ये भय क्यों है अमित शाह साहब को? ये छटपटाहट क्यों है उनको? क्योंकि उन्हें पता है कि वो दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। और साथ ही न्यूज में अब बारी दही चूड़ा वाले सियासत के खबर की। बिहार में मकर संक्रांति से पहले दही चूड़ा वाला सियासी भोज शुरू हो गया है। आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर दही चूड़ा का भोज होगा। 15 को पशुपति पारस के घर पर दही चूड़ा भोज के लिए लालू और नीतीश दोनों को आमंत्रित किया गया है। बिहार में दही चूड़ा भोज वाली सियासत शुरू हो गई है। आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर दही चूड़ा भोजा है। बिहार एनडीए के दिग्गज नेता भोज में शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार को आज समस्तीपुर में प्रगति यात्रा में शामिल होना है। सीएम पटना से निकलने से पहले विजय सिन्हा के घर जा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस ने 15 जनवरी को दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। इस भोज में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। स्वयं जाके पारस बाबू इन लोगों से मुलाकात कर दही चूड़ा भोज में शामिल होने का न्योता देंगे। चंद दिन पहले ही लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया था। ऐसे में पशुपति पारस के दही चूड़ा भोज ने सरगर्मी बढ़ा दी है। लालू नीतीश साथ दिखते हैं या नहीं, इस पर नजर रहेगी। हालांकि आरजेडी नेता कह रहे हैं कि संक्रांति के बाद बिहार में खेला होना तय है। बिहार में राजनीति में कब क्या हो जाए इसका गारंटी कौन लेगा? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के 49 दिन हो चुके हैं। डल्लेवाल ने अब धर्मगुरुओं और संतों से अपील की है कि वो सरकार पर किसानों की मांग पूरी करने का दबाव बनाए। आज संयुक्त किसान मोर्चा नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी के मसौदे की प्रतियां कॉपी जलाएगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अनशन के 48वें दिन धर्मगुरुओं और संतों को पत्र लिखा। डल्लेवाल ने कहा कि धर्मगुरु और संत किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालें। चिट्ठी में डल्लेवाल ने लिखा है कि जब भी सरकारें सही रास्ते से भटकी हैं, संतों और धर्मगुरुओं ने उन्हें सही दिशा दिखाई है।
वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जलाने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी को किसान विरोधी बताया है। आज एसकेएम का एक डेलीगेशन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। ये बैठक संगरूर के पातरा में होगी। बैठक में सभी किसान संगठनों को एकजुट करने की चर्चा होगी। किसान संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। बगैर महापंचायत के सरकारें मानने की नहीं, ये पंचायतें करनी पड़ेगी। सब जगह पंचायतें करेंगे, अपनी बात कहेंगे, वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन आएगा। और संभल में अकर्म मोचन कूप और मस्जिद के पास बनी अवैध दुकानों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। साथ ही एसडीएम ने दुकान मालिकों से दस्तावेज भी मांगे हैं। अगर दस्तावेज सही नहीं हुए तो सड़क पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों को अब तोड़ दिया जाएगा। संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों में से एक अकरम मोचन कूप के पुनरुद्धार का काम चल रहा है। प्रशासन कूप की खुदाई करवा रहा है। साथ ही कूप के आसपास के इलाके में जमीन की नपाई भी कराई। प्रशासन ने आसपास बनी दुकानदारों से मालिकाना हक वाले दस्तावेज मांगे। दुकानदारों ने अब तक कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं दिखाए। वहीं नपाई से साफ हो गया है कि ये दुकानें सड़क पर कब्जा कर बनाई गई है। अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही यहाँ से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सड़क की चौड़ाई वहाँ कम हो गई है और वो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो दुकानें सड़क पर बनाई गई हैं। तो उसके संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी कि आप लोग उसको देख लें और स्वतः उसको संज्ञान लेकर बताएं। इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो 11 दुकानें हैं उनका किराया जो पीछे मस्जिद है उस मस्जिद के द्वारा लिया जाता है। 12 में से 11 दुकानों का किराया पास की मस्जिद को जाता है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर दुकानदार खुद अवैध कब्जा नहीं हटाते तो फिर यहाँ बुलडोजर वाला एक्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।